बच्चों, आज पेपर थर्ड के इकोलॉजी का एक पार्ट लेते हैं अपन पर्यावरणीय कारक एनवायरमेंटल फैक्टर। इस पे डिस्कशन करेंगे। जो पर्यावरण है वो किसी भी सजीव के चारों ओर जो आवश्यक पदार्थ उपस्थित होते हैं, जिन पे वो सजीव निर्भर होते हैं, उन्हीं को अपन एनवायरमेंटल फैक्टर कहते हैं, उन्हीं पदार्थों। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि पर्यावरण एक सजीव के चारों ओर उपस्थित वातावरण है जो सजीव के क्रियाकलापों में प्रत्यक्ष रूप से उनको प्रभावित करता है। जो क्लाइमेट है और सजीव के मध्य जो होने वाला प्रभाव है वो उत्क्रमणीय होता है। पर्यावरण में अपने भौतिक कार्य और जैविक दोनों कारकों को शामिल करते हैं। भौतिक जो वातावरण है या अपन कह सकते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर है, उसमें मुख्य रूप से मीडियम और वातावरण, माध्यम और वातावरण को सम्मिलित करते हैं। और जैविक जो फैक्टर्स होते हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, उसमें जो विभिन्न सजीव हैं उनके मध्य जो आपस में पारस्परिक अंतःक्रिया होती है उसको अपन शामिल करते हैं। मेल्जर ने 1965 में ये बताया कि एनवायरनमेंट इज़ द सम टोटल ऑफ एवरीथिंग दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द एनिमल्स चांसेस टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। यानी पर्यावरण उन सभी क्रियाकलापों का सामूहिक परिणाम है जो प्राणी के स्थायित्व और प्रजनन को प्रभावित करता है। पर्यावरणीय कारक के बारे में जैसा बताया था कि दो तरह के होते हैं, एक तो फिजिकल और एक बायोटिक या जैविक। तो फिजिकल को अपना एबायोटिक फैक्टर भी कहते हैं। यदि अपन फिजिकल फैक्टर की बात करें, एबायोटिक फैक्टर की बात करें, तो इसमें सबसे पहले अपन माध्यम को चुनते हैं। पर्यावरण में 4 प्रकार के माध्यम उपस्थित होते हैं जो सजीव जिनमें निवास करता है। पहला जैसे सॉइल है, दूसरा वाटर है, तीसरा वायु है और चौथा जो है वो होस्ट की बॉडी है। यदि अपन सॉइल की बात करें तो पृथ्वी का सबसे जो ऊपरी भाग है वो सॉइल कहलाता है और इसका निर्माण जो होता है चट्टानों के पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव के कारण होता है। और मिट्टी में अनेक प्रकार के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थ पाए जाते हैं और मिट्टी में ही असंख्य सूक्ष्मजीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, बोरोइंग एनिमल्स, बिलकारी प्राणी और जीवाणु जो हैं वो मिट्टी में ही मुख्य रूप से वास करते हैं। तो ये तो अपन ने सॉइल की बात करी। डिटेल्स में इस फैक्टर के बारे में नेक्स्ट किसी लेक्चर में लेंगे। इसी तरह से जल है। जल भी अपने को जैसा पता है पृथ्वी में लगभग 73% भाग जो है 73% वो जल के द्वारा ढका हुआ है। अधिकांश जो प्राणी हैं उनका जो माध्यम है वो जल ही होता है। और ये भी अपने को पता है कि जीव द्रव्य का मुख्य भाग जल होता है और सजीवों में एक रेगुलेटिंग फैक्टर के रूप में जो वाटर है वो कार्य करता है। तो ये अपन ने दूसरे माध्यम की बात करी, जल की। इसी तरह से तीसरा माध्यम है वायु। वायु के द्वारा पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का निर्माण होता है और वायु में अपने को जैसा पता है कि ऑक्सीजन 20% लगभग, नाइट्रोजन 79% और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.3% उपस्थित होती है। इसके अलावा वायु में कुछ पानी और कुछ मात्रा में निष्क्रिय गैसें जैसे हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन आदि पाई जाती है। और जो विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ हैं और धूल के कण हैं और कुछ सूक्ष्म जीव भी हैं, वो भी सस्पेंशन के रूप में वायु में उपस्थित होते हैं। केवल अपन निष्क्रिय गैसों को छोड़ दें तो जितने भी घटक हैं इसके वायु के वो रॉ मटेरियल का कार्य करते हैं और सजीवों के जीवन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अदा करते हैं। और चौथा जो अपना माध्यम है फिजिकल फैक्टर के अंतर्गत वो है होस्ट बॉडी। जो सजीव हैं वो होस्ट बॉडी में या तो एक्टोपैरासाइट के रूप में या एंडोपैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। और जो पैरासाइट में जो होस्ट का जो वातावरण है उसके अनुसार ही मॉर्फोलॉजिकल यानी आकारिकी रूप से या एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल जो अडेप्टेशंस हैं वो अपने को देखने में मिलते हैं होस्ट बॉडी के अंतर्गत। इस फिजिकल फैक्टर या एबायोटिक फैक्टर के अंदर अपन ने अभी 4 मीडियम की बात करी, जिसमें सॉयल है, वाटर है, एयर है और होस्ट बॉडी की। और दूसरा जो पॉइंट है इसमें फिजिकल फैक्टर के अंतर्गत, एबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत, वो है वातावरण का। वातावरण
के अंतर्गत अपने जिसके सहायता से अपन ये कह सकते हैं कि वातावरण, ये कोई भी जो रीजन होता है, क्षेत्र होता है, उसमें एटमॉस्फेयर का एक एवरेज रिजल्ट होता है, वो वातावरण कहलाता है। इसमें जो वातावरणीय कारकों में अपने शामिल करते हैं वो जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, लाइट है, विंड है, रेनफॉल है, स्नोफॉल है, इनको शामिल करते हैं। और इसके अलावा भी जो कुछ रासायनिक कारक होते हैं जैसे ऑक्सीजन की मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2S है, pH है, न्यूट्रिएंट हैं, ये भी एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस के पार्ट हैं जो क्लाइमेट में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ये तो अपन ने मीडियम और क्लाइमेट की बात करी जो फिजिकल फैक्टर के पार्ट थे। अब थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे जो सेकेंड पार्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर में, वो बायोटिक फैक्टर यानी जैविक घटक या जैविक कारक। एक या अलग अलग प्रजाति के सदस्य के मध्य जो एक अपन कह सकते हैं इंटरेक्शन होता है, क्रिया होती है, वो एक तरह से जैविक वातावरण के अंतर्गत आते हैं या जैविक कारक के अंतर्गत आते हैं। जब एक ही प्रजाति के सदस्यों के मध्य कोई इंटरेक्शन होता है उसको अपन इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप के अंतर्गत शामिल करते हैं। और जो ये इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप है, ये मुख्यतः उन सदस्यों के बीच में प्रजनन के लिए, सहायता के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए या आवास की प्रतिस्पर्धा के कारण होती है। और यदि दो अलग अलग प्रजातियों के मध्य कोई भी इंटरेक्शन होता है जीवों के बीच में, उसको अपन इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप कहते हैं। यानी तो सेम जाति के हैं उनको तो इंट्रा स्पेसिफिक, और जो अलग अलग प्रजाति के सदस्य हैं उनके बीच में होता है उसको अपन इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप कहते हैं। ये जो संबंध है दोनों ही सदस्यों के लिए जो इंटर स्पेसिफिक वाला है, वो लाभदायक भी हो सकता है, हानिकारक भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है, या एक के लिए लाभदायक तो दूसरे के लिए हानिकारक हो सकता है। जो अंतरा प्रजातीय संबंध होते हैं, इंटर स्पेसिफिक रिलेशंस होते हैं, वो तो दो तरह के होते हैं, एक तो सिम्बायोसिस और एक एंटागोनिज्म या प्रतिजीवी। जो सहजीवी वाला है, इसमें तो क्या होता है, आपसी संबंधों में दोनों सदस्यों के मध्य एक सदस्य को लाभ होता है। और जो ये प्रतिजीवी वाला या एंटागोनिज्म वाला जो संबंध होता है, इसमें कम से कम एक सदस्य को हानि होती है। ये एक टेबल बनी हुई है जिसमें अपन इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप जो सदस्यों के बीच में क्या क्या इंटरेक्शन के रिलेशनशिप के अंतर्गत स्थितियां डेवलप हो सकती हैं, वो दर्शाई गई हैं। 7 स्थितियां हैं रिलेशनशिप की। एक तो न्यूट्रलिज्म हो सकता है, म्यूचुअलिज्म हो सकता है, कॉमनसेलिज्म हो सकता है, एंटीबायोसिस हो सकता है, पैरासिटिज्म हो सकता है, प्रीडेशन हो सकता है और कंपटीशन हो सकता है। अपन एक एक इसमें लेते हैं। जैसे ये न्यूट्रलिज्म की बात करें जिसमें उदासीन अपन कहते हैं, इसमें जो दूसरा कॉलम दिया हुआ है और तीसरे कॉलम में इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप के बारे में कि स्पीसीज ए और स्पीसीज बी यदि दोनों के बीच में न्यूट्रलिज्म या उदासीन वाला संबंध है तो दोनों में 0-0 दिखाया गया है, यानी नाइदर स्पीसीज अफेक्ट्स द अदर। कोई भी स्पीसीज एक दूसरे को प्रभाव नहीं डालती, कोई भी इनमें आपस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता इनके रिलेशनशिप में, उसको अपन उदासीन या न्यूट्रलिज्म कहते हैं। और म्यूचुअलिज्म, इसमें देखो दोनों में पॉजिटिव प्लस प्लस बताया गया है, यानी दोनों के लिए लाभदायक स्थितियाँ हैं, फेवरेबल है टू बोथ स्पीसीज। म्यूचुअलिज्म में नाम ही पता है अपन को, म्यूचुअलिज्म यानी आपस में म्यूचुअली फ़ायदा होता है। और तीसरा जो है वो है कॉमनसेलिज्म रिलेशनशिप। इसमें क्या है, एक स्पीसीज़ में तो पॉजिटिव है, दूसरे में 0 दिखाया गया है, यानी फेवरेबल तो है ए स्पीसीज़ के लिए और होस्ट के लिए कोई भी मतलब 0 स्थिति है, यानी कोई हानिकारक तो नहीं है, न्यूट्रल है एक तरह से। तो ये स्थिति बनती है कॉमनसेलिज्म में। और एंटीबायोसिस में क्या है कि एक में तो ए स्पीसीज है उसमें नेगेटिव दिखाया गया है और दूसरे में 0 दिखाया गया है, 0 दिखाया गया है, यानी एडवर्स इफेक्ट है ए में तो एक तरह से हानिकारक है, लेकिन बट बी नॉट अफेक्टेड, लेकिन बी में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो एंटीबायोसिस कहलाता है। पैरासिटिज्म में इसका देखें तो एक में तो पॉजिटिव है फर्स्ट स्पीसीज़ में और जो बी स्पीसीज है उसमें नेगेटिव है, यानी फेवरेबल है पैरासाइट के लिए लेकिन हार्मफुल है होस्ट के लिए, ये पैरासिटिज्म में होता है। प्रीडेशन में भी इसी तरह से है, ए स्पीसीज़ के लिए तो पॉजिटिव और बी स्पीसीज़ के लिए नेगेटिव, यानी बेनिफिशियल है प्रीडेटर के लिए लेकिन हार्मफुल है प्रे के लिए, ये प्रीडेशन में होता है।
और जो सातवां रिलेशनशिप है इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप में, वो है कंपटीशन का। कंपटीशन में दोनों में ही नेगेटिव चीज़ बताई गई है, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी में, यानी हार्मफुल टू वन और द अदर, या तो दूसरे को हानि होगी नहीं तो पहले को हानि होगी। तो प्रतिस्पर्धा में इस तरह से होता है। तो आज अपन ने एनवायरमेंटल फैक्टर में कुछ एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में, कुछ बायोटिक फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट टर्म पे अपन दूसरा कोई टॉपिक लेंगे। थैंक यू बच्चों।